राजा देवेंद्र प्रताप सिंह जी जो हमारे रायगढ़ के एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार के हैं और लगातार सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। निश्चित तौर से राज्यसभा सांसद के रूप में उनका नाम प्रस्तावित किया गया है। मैं उनको बधाई देता हूं और उनके दिशा निर्देश पर हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे लोगों की स्थिति बेहतर होगी। हम कांग्रेसियों की तरह नहीं, जो राज्यसभा सांसद के लिए हम दूसरे राज्य के लोगों को ला करके यहां से सांसद बना करके भेजे, न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि पूरे राजनीति के क्षेत्र में अलग अलग पार्टियों में जिनको अवसर मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने इस राज्यसभा सांसद में भी धोखा दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे हमारे कहते हैं मजबूत आदमी को जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनको अपना राज्यसभा सांसद के रूप में प्रस्तावित करके एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। देखिए, सिर्फ एक मुखौटा बनाकर केंद्र सरकार उपयोग कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उपयोग कर रही है। जल जंगल जमीन हमारा पहला अधिकार है, लेकिन इस सरकार डबल इंजन की सरकार ने सबसे पहला हक और सबसे पहला जो डाका हमारे आदिवासियों को जल जंगल जमीन के लिए उन्होंने किया है, अत्याचार उन्होंने किया है। हसदेव वाले देख रहे हैं आप, जैसे मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण किए दूसरे दिन से हसदेव कटाई हो गए। मतलब इस तरह से आदिवासियों को बचाना इस सरकार में सबसे बड़ा चुनौती है हम लोग के लिए, और उसके लिए हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है हमारा राज्यसभा टिकट। जी हां, बीजेपी ने राज्यसभा टिकटें जो घोषित की है उसमें छत्तीसगढ़ से जो एक टिकट थी वो दी गई है रायगढ़ राज परिवार से आने वाले देवेंद्र प्रताप सिंह को। ऐसे में क्या इसके पीछे की राजनीतिक मंशा है? क्या राजनीतिक हितों को बीजेपी साधना चाहती है? और ये क्या लड़ाई केवल आदिवासी वोट बैंक को साधने की है या आदिवासियों को एक संदेश देने की भी है कि बीजेपी जब सत्ता में आती है तो वो आदिवासियों को ज्यादा प्रतिनिधित्व देती है? मुख्यमंत्री के बाद अचानक जब राज्यसभा टिकट के लिए नाम आए तो बाकी नामों को दरकिनार कर बीजेपी ने जिस तरीके से आदिवासी का नाम आगे किया है उससे राजनीतिक चर्चाएं तूल पकड़ रही है। उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है तौकीर रजा जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री कुमार मेनन जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसे कि हमने बताया कि आज का जो विषय है वो बीजेपी के द्वारा राज्यसभा में उम्मीदवार घोषित करने के बाद की स्थितियों को लेकर है। और जैसे कि स्थितियां बन रही है उसमें जो टिकट बांटा गया है वही जीत के भी आएगा, क्योंकि अंक बीजेपी के पक्ष में हैं। तो क्या इसका संदेश है? एक एक करके प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करते हैं और सबसे पहले नागेंद्र वर्मा जी से एक विश्लेषण समझ लेते हैं, फिर दोनों प्रवक्ताओं के पास आकर इसके वाद परिवाद मैं लूंगा। तो पहले नागेंद्र जी, टिकट घोषित हुई है, आश्चर्यजनक चौंकाने वाला नाम, और बीजेपी इन दिनों इसी बात के लिए जानी जा रही है कि जो भी कयास लगाओ, हमने राज्यसभा के लिए 3 नाम बताए, वो तीनों नाम नहीं आए। पहले 5 नाम चल रहे थे, वो 5 नाम नहीं आए। एक नया नाम अचानक ये नाम आता है और उसे टिकट मिल जाती है। क्या सोच के बीजेपी ने ये टिकट दी होगी? मुझे लगता है मोहन जी कि ये बड़ी दूरगामी सोच है और बीजेपी जो है छत्तीसगढ़ के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता को इन्हीं तरीकों से दिखा पा रही है। बस्तर अछूता रहा, सरगुजा अछूता रहा, हमेशा दूरियां बनी रही, यहाँ से कभी आवाज़ जो है ऊपर उठती ही नहीं थी। तो अब ये यहाँ से जो प्रतिनिधित्व देने की बात आ रही है, और एक ऐसे चेहरे को, अगर आपको याद हो तो राज्यसभा में जाने की तैयारी के लिए उम्मीदवार जो देवेंद्र प्रताप सिंह है वो एक राज परिवार से आते रायगढ़ के, और उनके परिवार में पहले भी राजनीतिक नेतृत्व की जो क्षमता दक्षता है वो दिखाई देती है। अभी हालिया उन्होंने विधानसभा चुनाव में भी लैलूंगा क्षेत्र से टिकट की मांग करी थी। तो कहीं ना कहीं उनका नाम जो है वो सामने तो था, लेकिन उन्हें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, उनकी उम्मीदवारी बनेगी, ये कोई सोच नहीं पा रहा था। लेकिन ये एक पहल नज़र आई और इस बहाने एक तरीके से बीजेपी ने
बहुत सारे तरीके समीकरण को बदल दिया है कहे तो, क्योंकि उस क्षेत्र का विकास भी इससे सुनिश्चित होगा। साथ ही इस क्षेत्र को हमेशा एक राजनीतिक जो एक पहचान जिस तरीके से मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती थी। हालांकि साहित्य के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में राजा चक्रधर जी का नाम जो है वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, पर अब ये राज्यसभा में जब ये प्रतिनिधित्व जब आएगा तो इस क्षेत्र के लोग और ज्यादा गौरवान्वित होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये एक विश्लेषण है जिसमें साफ साफ दिखाई देता है कि जो उपेक्षित थे उन्हें मौका दिया जा रहा है। विधानसभा में भी इनका नाम था लेकिन कट गया, तो अब राज्यसभा इन्हें भेजा जा रहा है, लेकिन राज्यसभा के जरिए पूरे प्रदेश में मैसेज जाता है, तो वो मैसेज देने की कोशिश की है। हम चलते हैं बीजेपी की ओर और तौकीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौकीर जी, ये जो नाम सामने आया है जरूर उस पूरे क्षेत्र में अच्छा संदेश गया होगा। प्रदेश स्तर अगर हम की बात करें तो क्या ये आदिवासी कार्ड खेला गया है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि आप लोग तो जो परिवारवाद है उसका विरोध करते हैं, लेकिन जिनके परिवार में कई लोग कई चीज बन चुके हैं, वहीं राज्यसभा टिकट देने के पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही अच्छा फैसला है, मैं स्वागत करता हूं और मैं सभी को बोलता हूं कि इनको स्वागत करना चाहिए। सबसे बड़ी बात देखिए, छत्तीसगढ़ में गौड़ राजाओं का राज रहा और उसमें महाराजा चक्रधर के रूप में जो आपने देखा होगा कि हम ही ने सम्मान चालू कराया था। और राजा चक्रधर जी के ये प्रपौत्र हैं देवेंद्र प्रताप सिंह जी, ये विभिन्न दायित्व हमारे संगठन में रहे हैं, जमीन स्तर के नेता हैं, कार्यकर्ता रहे हैं, उसके बाद नेता भी रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जिले के साथ साथ प्रदेश के बाद राष्ट्रीय बॉडी में भी कार्यकारिणी सदस्य रहे। साथ ही साथ जो रायगढ़ का लैलूंगा क्षेत्र है वहां से ये जो है जिला पंचायत सदस्य भी हैं और बहुत ही अच्छे हैं, सहज हैं, मिलनसार हैं। आप उनकी साथ जब कभी बैठेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी सरलता से अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से किसी के सामने प्रकट कर देते हैं। तो ये आज हमारे देखिए, और सबसे बड़ी बात माटी पुत्र हैं, छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हैं। हमने जो बनाया है छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र को बनाया है। आप अगर अपोजिशन ये प्रश्न उठा रहा है तो जब यहाँ पर छत्तीसगढ़ की सरकार थी तब उन लोगों ने छत्तीसगढ़ के माटी पुत्रों को, एक भी माटी पुत्र को नहीं बनाया। क्यों भाई, हमारे माटी पुत्रों की कमी थी क्या? आपके पास कमी थी, तभी आपने छत्तीसगढ़ के माटी पुत्रों को ना बनाकर आपने बाहर के राज्यों से लेके आके यहाँ पर बनाया। चलो एक आध बनाया समझ में आता, दो बनाया समझ में, आप तीन लोगों को बाहर से लाके बनाया आपने। और उसके बाद आपको कोई अधिकार नहीं है कि किसी प्रकार से इस प्रकार से प्रश्न करने का कि हमने किसको बनाया। हमने तो आदिवासियों की हमेशा कदर करिए, आदिवासी समाज को, वर्ग को हमेशा पूछा है और हमेशा उच्च स्तर पे हमने हमेशा रखने की कोशिश की है। और उसका सबसे जीता जागता उदाहरण अगर आप देखेंगे तो हमारी जो आदिवासी वर्ग से हमारी राष्ट्रपति जो आती हैं, अब महिला आई है, पहली महिला आदि वर्ग के राष्ट्रपति बनी। हमने जब भी आपसे समर्थन तब भी मांगा था, लेकिन आपने तब भी कांग्रेस की पार्टी ने उसका समर्थन किया नहीं। इसलिए कांग्रेस जो है हमेशा आदिवासी के विरोधी रही है। ये सिर्फ दिखावे की राजनीति करती है कि वो हम आदिवासी वर्ग की हित करते हैं। देखिए, आपने देखा कब किसको उन्होंने आदिवासी वर्गों को बढ़ाया, सिर्फ आदिवासी को दिखाने के लिए करती रही, राजनीति करते हैं। आज अगर बन रहे हैं उनको, अगर आदिवासी वर्गों का हित चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात गौंड राजा रहे, उनके प्रपौत्र रहे, ये बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए भी, उनके परिवार से हमने दिया। और ये आदिवासी वर्ग के लोगों की मांग भी थी और उसको हमारी पार्टी ने पूरा कर दिया। ये बहुत बड़ा संदेश है, आपको समझना पड़ेगा। लेकिन आपको खैर विरोध में कुछ भी करने को तैयार है, करिए, कोई दिक्कत नहीं। आदिवासी वर्गों का विरोध करते रहिए, प्रतिक्रिया तो जनता आपको बताएगी। आएंगे आपके पास। चलते हैं श्री कुमार जी के पास। श्री कुमार जी, रायगढ़ से राहुल गांधी ने अपनी यात्रा को शुरू किया छत्तीसगढ़ में जब उनका प्रवेश हुआ, अब वहीं से इन्होंने राज्यसभा टिकट देकर पूरे इलाके में जो आप लोग ने बातें उठाई, जो बातें की, उसे ठंडा कर दिया, ऐसा कहा जा रहा है। इस रणनीति को कैसे लेती है कांग्रेस, भाजपा की इस रणनीति को? मोहन जी, ऐसा है कि भाजपा नया कुछ करने को सोचती है, लेकिन वो पुराना इतिहास नहीं देखती है। जो पुराने लोग जानते हैं वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि चाहे वो राजा चक्रधर जी के नाम पर समारोह शुरू करने का मामला हो, चाहे शायद सुरेंद्र बहादुर सिंह जी का नाम कोई बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा, यहाँ नागेंद्र जी शायद बता सकते हैं आपके पैनल में। बाकी और को बता सुरेंद्र बहादुर सिंह जी कौन थे और उनको राज्यसभा में किसने भेजा था तो शायद ये बता नहीं पाएंगे। पुष्पा देवी सिंह इसी परिवार के सदस्य, सुरेंद्र बहादुर सिंह जी
पुष्पा देवी जी, उर्वशी देवी जी, ये सब राज्यसभा के कांग्रेस के द्वारा भेजे हुए लोग थे। रायगढ़ के राजा परिवार के, रायगढ़ राज परिवार के लोग थे। ये सब बातें जानते नहीं है। आज के जो भाजपा अभी अभी ये सब जो करने लगी है, उनको लगता है कि वही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से, और मेरे साथी भाई भाजपा के साथी बोल रहे थे बाहर से लाके, बाहर से वो राजगोपाल को केरल से लाके किसने बनाया यहाँ पर? किसने बनाया था आज से 10 साल 15 साल पहले? ऐसे तमाम ऐसे उदाहरण बता दूंगा जो भाजपा ने बाहर के लोगों को लाकर यहाँ छत्तीसगढ़ और अन्य प्रदेशों में भी बनाया है और अभी भी बना रहे हैं। निर्मला सीतारमण को कभी यूपी से बना देते हैं, कहीं कहीं और से बना लेते हैं। जहां इनकी सरकार ये राज्यसभा में जाना, उस पार्टी का विशेषाधिकार रहता है कि वो देखते हैं कि किस वर्ग को देना, किस वर्ग को भेजना, किस नेता को भेजना है। हम स्वागत करते हैं सिंह जी का जो नाम आया है, उनको भेजने का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र है, निश्चित रूप से कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां तक बात है, दुर्भाग्य ये है कि यहां से जीत कर जाने वाले लोग भी 9 के 9 सांसद रहते हैं। आज सुनील सोनी जी को तब याद आ रही है रेलवे की परेशानियों का जो मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता को दिया, जब उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, जब उनको लग रहा है कि टिकट नहीं मिलने वाली है, तब वो अपनी लोकसभा के अंदर में चर्चा उठा रहे छत्तीसगढ़ में रेलवे की परेशानियों का। तो ऐसे लोग बन के अगर जाते भी है तो कोई फायदा छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही आदमी की आवाज उठती है, वो है नरेंद्र मोदी जी की आवाज। उनके सामने न इन सांसदों की कोई बखत है, न मुख्यमंत्री जी कोई बोल पाते हैं। जो वहां से तय होता है उसी को यहाँ करना पड़ता है। इसलिए प्रतिनिधित्व देने की बात अलग है। प्रतिनिधित्व टोकन के लिए, वोट की राजनीति के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स तो के लिए। ये सवाल तो बीजेपी ये पूछ रही है कि आप लोग ने पहले किया होगा, लेकिन अब क्यों नहीं कर पाए? अभी तो सरकार थी आपकी और 3-3 जब राज्यसभा सदस्य बने, तीनों बाहर के बने। कौन बोला छाया वर्मा जी को हमारे समय बने हैं? नहीं, अभी के कार्यकाल की बात हो रही है, पिछले कार्यकाल की। ये पिछले कार्यकाल की बात हो रही छाया है। वर्मा जी का बनना, हेलो जी, पिछले कार्यकाल में कहा जा रहा है। इसलिए पिछले कार्यकाल में भाई छाया वर्मा जी तो इसके पिछले कार्यकाल में ही थी। चलिए आपके पास आएंगे, जुड़ने की भी कोशिश करेंगे जी। जो किसने बनाया? क्या वो आदिवासी महिला नहीं है? उनको नहीं बनाया गया था? ठीक है, पिछले कार्यकाल में बनी थी, पूरा देवी ने काम थी। तो प्रश्न लगाने के पहले कम से कम सोच रखे। और ये सब ओछी मानसिकता है राजनीति के अंदर में। देखिए, आपने जिनको बनाया है, आज सैकड़ों मतलब ऐसे कार्यकर्ता है जो आज परेशान है, जिनकी राजनीति खत्म कर दी गई है। मंत्री कई लोग ऐसे बन नहीं पाए हैं। भाजपा के अंदर में फूट उजागर हो रही है, लड़ाई आपस में चल रही है। कार्यकर्ता इनके हतोत्साहित है कि ऐसा लग रहा है कि 5 साल का बस हमारा कार्यकाल है। ये कोई नई बात आप लोग नहीं कर रहे हैं। राज परिवार से पहले भी कांग्रेस ने कई लोगों को राज्यसभा भेजा और इनका ये कहना है कि ये आप लोग भेजते जरूर हो, ये तो कुछ बोलते नहीं, काम ही नहीं करते। तो मतलब क्या है, यहाँ से भेजे या वहां कहाँ से भेज रहे हो आप? देखिए, ऐसा नहीं है, इन लोग ने कभी काम नहीं किया। हमारा विरोध उसका नहीं था कि आपने एक को भेजा, समझ में आता है। आपने पूरे के पूरे को आपने बाहर से भेजा, हम उसका विरोध करते हैं। नहीं, ये दो बात करते हैं जो उदाहरण दे रहे हैं। ये हमने जो अभी के कार्यकाल में इन्होंने तीनों राज्यसभा सांसद को बाहर से लाया था। अरे भाई, एक सांसद तो आप कम से कम राज्य से ले सकते थे, आपने वो नहीं किया। हम उसका विरोध करते हैं। और रही बात आदिवासी वर्ग के, देखिए गौंड राजा थे, गौंड राजा के प्रपौत्र को अगर हम ला रहे हैं तो वो एक आदिवासी वर्ग से ला रहे हैं। कोई आज की डेट में वो बहुत बड़े राजा नहीं है, इतना बड़ा राजा परिवार अब जमाना चला गया, लेकिन आज वो जमीन स्तर के व्यक्ति हैं और जिला पंचायत सदस्य भी हैं और जमीन लेवल में काम कर रहे हैं। हम ऐसे व्यक्ति को ला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, वो ऑलरेडी दिल्ली में केंद्र में हमारे जो है वो ऑलरेडी संगठन में रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अगर हमने राज्यसभा में पहुंचाया है तो ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ को हमेशा आगे बढ़ाया। ऐसा है कि अंधे निकालने लगे नुक्स हमारे किरदार पर, अंधे निकालने लगे नुक्स हमारे किरदार पर, और बहरों को शिकायत है कि हम बोलते हैं। तो इनको समझना पड़ेगा
कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए साहब, हमने हमेशा अच्छे काम करने के लिए प्रयास किया है, हमने कभी भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दिया, हमने ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दिया है, हमने सुशासन को बढ़ावा दिया है और आपने कुशासन को बढ़ावा दिया है। प्रश्न की बात है तो प्रश्न सुनील सोनी जी ने भी उतना ही बराबर पूछा है, तो हमारे जो बघेल जी हैं, विजय बघेल जी ने भी उतना ही पूछा है, और सांसदों में हमारी राय जी ने भी उतनी अच्छे ढंग से पूछा है। ये सब आपके आप लोग झूठ परोसते हैं, लेकिन जनता जानती है। और हमारे और प्रश्न करने के बाद उसका असर भी दिखा और माननीय मोदी जी ने उसको बाकायदा अमल में लाया। आपको सिर्फ झूठ परोसने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। मोदी जी ने हर किसी सांसद को व्यक्तिगत रूप से बोलते हैं कि आपको कोई समस्या है तो आपके क्षेत्र की बिल्कुल आप लेके आइए, और उसको समस्या को निराकरण करने में लगते हैं। इसी का कारण यही है कि देश के हर हिस्से में आज अगर विकास के लिए बात करते हैं तो मोदी जी निस्वार्थ रूप से, चाहे वो विरोधी दलों की पार्टी का भी कार्यकाल रहता हो या विरोधी के राज्य भी रहता हो, तो हम हमारे माननीय मोदी जी उनका भी ध्यान रखते हैं। लेकिन आप लोगों को सिर्फ, आपने कभी देखा आपके भूपेश बघेल के साथ हमारे मोदी जी से कैसा संबंध है, ये आप भी जानते हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन आप दुष्प्रचार करने की कोशिश करते हैं। हमने हमेशा सुशासन को सर्वोच्च रखा है, विकास को सर्वोच्च रखा है, और विकास ही हमारी सबसे बड़ी मूल मंत्र है। हम उसी पे ही चुनाव लड़े और आगे भी लड़ेंगे, और लोकसभा का भी चुनाव भी आने वाला, वो भी आपको दिखाएगा। ठीक है, चलिए आऊंगा मैं मेमन जी को। काफी सवालों के जवाब देने होंगे, लेकिन पहले नागेंद्र जी की एक टिप्पणी ले लेते हैं। नागेंद्र जी, ओवरऑल हम किस ढंग से देखें इस तरीके के फैसलों के जरिए? बीजेपी एक संदेश दे रही है कार्यकर्ताओं को भी कि भाई हम देखिए, जो लोग पीछे हैं पर्दे में, जिनके नाम नहीं आते, उनको भी कैंडिडेट बनाते हैं। दूसरा संदेश राज परिवार को भी देने की कोशिश है। तीसरा संदेश आदिवासी वर्ग को देने की कोशिश है। चौथा संदेश रायगढ़ को प्रतिनिधित्व देने की। इस तरीके के संदेशों को लेकर लोकसभा जीतने की तैयारी है। क्या ये संदेश देने की कोशिश सफल होगी कि नहीं होगी भाजपा इसमें? स्वाभाविक रूप से अभी जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो लोकसभा पे विजय हासिल करना है, तो कहीं ना कहीं ये पूरे समीकरण जो है उसी को साधने की बात है। फिर दूसरी बात, आपने चर्चा में शुरू में ही कह दिया था कि रायगढ़ जो अभी लाइमलाइट में था क्योंकि राहुल गांधी वहीं से एंटर किए थे हमारे स्टेट में, तो एक तरीके से वहाँ प्रतिनिधित्व देने के बाद रायगढ़ में एक बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंदर एक उत्साह का संचार बराबरी से उठता हुआ नजर आ रहा है इन सारी चीजों से। और क्षेत्र के विकास की बात, दूसरी उच्च सदन में बौद्धिक लोग, मेहनती लोग, ऊर्जावान लोग जो समस्याओं को जमीनी स्तर पर समझते हैं, उस पर विचार मंथन कर पाते हैं, उनकी एक स्थिति, उनकी उपस्थिति बने, वो इस पे निर्णायक भूमिका में आए, ये सारी चीजें तभी संभव है जब उस क्षेत्र का ही व्यक्ति वहां पर अपनी मौजूदगी दिखाए, वहां की चीजों को समझे। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी का ये जो काम है कि इन्होंने प्रतिनिधित्व का अवसर देने की बात कही है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण है और माइलस्टोन बनेगा आने वाले चुनाव में, और सारे समीकरणों को ये मजबूत कर रहा है। ठीक है, जिस ढंग से हम स्थितियों को देख रहे हैं उसमें राज्यसभा देना इसलिए भी लाजमी बन रहा था क्योंकि वहाँ मुख्यमंत्री तो जसपुर से बन गए, लेकिन जो सांसद हैं वो अब विधायक बन गई हैं। तो क्या इस तरीके के समीकरणों को साधने के लिए ही ये सारे कदम उठाए गए हैं? श्री कुमार मेनन जी की ओर चलता हूँ। मेनन जी, हम आपसे ये भी जानना चाह रहे थे कि भाई कांग्रेस ऐसे प्रयोग नहीं करती, लेकिन बीजेपी जब ये प्रयोग करती है तो इसकी काट क्या है? ये तो संदेश देकर वोट ले जाएंगे, आप लोगों को सामने लोकसभा चुनाव लड़ना है, इन सब बातों का जवाब आप लोग कैसे देंगे? देखिए, कांग्रेस की अपनी रणनीति है, कांग्रेस की अपना एक परिषद है, कांग्रेस अपने कार्य समिति में हो चाहे प्रदेश कार्य समिति में हो, हर जगह चर्चा होती है, बात होती है, गुंडोश के आधार पे टिकट तय किए जाते हैं। ठीक है, जहां तक बात आप कह रहे हैं बीजेपी की, तो आपने बहुत सही कहा कि बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ वोट्स की राजनीति से मतलब है। इनको वोट चाहिए, एन केन प्रकरण साम दंड भेद, इनका मकसद यही रहता है कि सरकार हथियाया जाए, चाहे वो आज भाजपा, चाहे वो आप पार्टी के आदमी को अपने पार्टी में खरीद कर लेके आ जाए, चाहे वो कांग्रेस के आदमी को लेके आ जाए, चाहे वो अन्य पार्टी की सपा के आदमी को लेकर आ जाए, चाहे दूसरी पार्टियों के आदमी को लेके आ जाए। जो दूसरी पार्टी में विरोधी में रहते हैं वो लोग टेंटेड लोग रहते हैं, उनके ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का छापा पड़ता है,
करोड़ों अरबों के घोटाले किए हुए लोग रहते समझ हैं, आएगा। लेकिन वही आदमी को माला पहना के, सदस्यता दिला के, अपनी पार्टी में ला के। अरे यहाँ तो ये अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, उनको- छत्तीसगढ़ में तो नहीं हुआ है मेनन जी। छत्तीसगढ़ का कोई संदर्भ बताइए ना। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस के लोगों को ये तोड़ नहीं पाए। इन्होंने बहुत किया था कांग्रेस के साथ, जो आप करने बाकी जगह अपनाते हैं, इनके शीर्ष नेतृत्व ने ईडी के माध्यम से, अन्य माध्यम से विधायकों को डराया, धमकाया, विधायकों को डराया, प्रयास किया कि टूटेंगे लोग। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता एक थे, इनकी दाल नहीं गली। ये हथकंडे ये महाराष्ट्र में, दिल्ली में, हरियाणा में, तमाम जगह, यूपी में, हर जगह चला रहे हैं। मेनन जी, कर्नाटक जरा ये में प्रयास कर रहे हैं, बताइए, बिहार में भी आपकी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की जब आज सरकार ये स्थिति आ गई, आपको अजीत बता जोगी दूं की जब कि 12 विधायक भाजपा तोड़े के थे अंदर तब किस में किस कोने से लेके ये आए साबित थे? हो रहा है कौन सा कि जल भाजपा अन्नग्रहण की करा दीजिए, जरा ये भी बता दीजिए। भाजपा की नहीं, जरा आप ये बता दीजिए, अजीत जोगी इसके ने कारण 12 ही विधायक भारतीय इनको जनता पार्टी कांग्रेस के सारे तोड़े लोगों की थे, जरूरत पड़ रही वो कौन सा नियम कायदा था, जरा ये बता है, लोगों की दीजिए। जरूरत पड़ रही है अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए। इन्होंने आरपीएल सिंह को बनाया, जवाब नहीं दे RPL पाएंगे सिंह को आप, हाँ, इसका जवाब दे जी। दीजिए। कांग्रेस के सांसद रहे। आरपीएल सिंह कांग्रेस के सांसद थे, कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री थे। आरपीएल सिंह कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री थे, उनको भाजपा ने अभी बनाया, राज्यसभा की सदस्यता, राज्यसभा के लिए प्रस्तावित किया है। तो कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर में सिर्फ दो लोगों की पार्टी है, राजनीतिक वजूद खत्म हो गया है, पार्टी का वजूद खत्म हो गया है, आरएसएस का वजूद खत्म हो गया है। दो लोग सिर्फ सत्ता बचे रहे, बने रहे, किसी भी तरीके से हमको सत्ता लाना है, इसमें जो करना है, चाहे वो वर्गों को संतुष्ट करने का मामला हो, चाहे सामाजिक रूप से संतुष्ट करने का मामला हो। तो इसमें गलत क्या है? आप लोग भी करते हैं, जीत हार के लिए समीकरण को साधा जाता है, इसमें गलत क्या है? आप लोग क्यों नहीं कर पाते ये सारी चीजें सत्ता में रहने के दौरान? देखिए, हम ओछी राजनीति नहीं करते, हम दूसरी पार्टी के ऐसे लोगों को खरीद के लाने का प्रयास नहीं करते जो पहले से बदनाम लोग हैं, जिनके ऊपर ईडी के केस चल रहे हैं। वो काम सिर्फ बीजेपी कर सकती है, उन्हीं को मुबारक हो, वही लोग लाए, ऐसे लोगों को ले जाए जिनका अपना चरित्र ना हो, जिनका अपना नैतिक मूल्य ना हो, जो एक पार्टी की टिकट भाजपा से बदल लड़े। गई है, जो आप लोगों के सिद्धांत थे, जो मूल्य थे, वो हट गए हैं, जीतने के लिए ये सब हो रहा है। क्या ये उचित है क्या? कि उनके संस्कार अच्छे नहीं है, इसलिए कांग्रेस के संस्कार के आदमी उनको जरूरत पड़ रही है। जी जी, तौकीर जी। ऐसा है कि किस नैतिकता की बात करते हैं, लगता है अजीत जोगी का शासन भूल गए कांग्रेस का, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों को तोड़ के लेके चले गए थे। ये कैसी नैतिकता थी, जब नैतिकता खत्म हो गई थी या गर्त में चले गई थी? फर्जी आदिवासियों को आपने मुख्यमंत्री बना दिया, बाद में कोर्ट ने भी साबित कर दिया, और आज तक वो कोर्ट घसीट दिया, उनको आदिवासी वर्ग से आप लोगों ने ही बाहर निकलवा दिया, कंप्लेन आप ही ने की। आपने वो लोग भूल गए, आप लगता है वो भी भूल गए जो इंदिरा गांधी ने सत्ता की लोलुपता में अंधे होकर 2 साल तांडव किया, और लोकतंत्र की हत्यारी जो इंदिरा गांधी, और यहाँ पर 2 साल तक क्या किया ये आपने भी देखा। किसने सत्ता की लोलुपता में अंधा रही ये आप भी जानते हैं। आपको शोभा नहीं देता बोलने से पहले श्री कुमार मेनन जी, जरा देखिए अपने गिरबान में जाके, आपका तो इतिहास जो है रौंदा पड़ा हुआ है इतिहास, और ऐसी सब गंदी हरकतों से आपका डीएनए भ्रष्टाचार से भारी भरकम जो है, आज छत्तीसगढ़ को सबसे ज्यादा नंबर 1 भारी भरकम भ्रष्टाचार में आपने किया, भूपेश बघेल की सरकार ने किया। ऐसे कोई कार्य आपने जो बता दीजिए जिसमें अच्छे किए हो। अरे 5 योजना सब बता दीजिए जो धरातल पे उतरी हो भूपेश बघेल की सरकार में। खुद तो सट्टे में उनका नाम आ गया है आज की डेट में। आप किस बात की बात करेंगे और ईडी की बात करते हैं? चलिए आज के विषय पे अब आप किस नैतिकता की बात करते हैं? आपके मुख्यमंत्री के पद में रहने के बाद ईडी जैसी संवैधानिक संस्था को कुत्ते बिल्ली जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये नैतिकता रही आप में? अरे नैतिकता तो आप लोग में हमेशा खत्म रही। अरे आपकी नैतिकता की बात करूं तो लगता है आपने भूल गए अर्जुन सिंह जो है एंडरसन को भगा देते यहाँ के हत्यारों को, कई लोगों के हत्यारों को, और साथ साथ यहाँ से देश के हत्यारों को राजीव गांधी भगाते नजर आ रहे थे। आपने देखा, पूरे देश ने देखा। चलिए ये इस तरीके के तर्कों से नहीं, बिल्कुल। चलिए आज किसके मुखिया का राज चलता है वो हम दुनिया जानती है। आप लोग जो है आप लोग सत्ता के लोग। नागेंद्र जी से आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं। क्या इस तरीके के फैसलों का बड़ा फायदा बीजेपी को मिल सकता है? नागेंद्र जी आप क्या देखते हैं इस फैसले के बाद? स्वाभाविक रूप से इसका फायदा लेने के लिए ही ये तमाम कवायद की गई है, और सामने लोकसभा चुनाव, एक बार फिर दोहरा रहा हूँ,
और अभी विधानसभा में बहुमत से जीतने के बाद बीजेपी वैसे ही उत्साह से लबरेज है, तो लोकसभा में भी वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें पाना चाहती है, राज्यसभा में, इसीलिए उन्होंने ये एक समीकरण बनाया है। तो कहीं ना कहीं ये फायदा लेने की ही कोशिश। चलिए, एक तीर से कई निशाने साधने की बीजेपी ने कोशिश की है। अब वो साधे गए निशाने, क्या वो तीर सही निशाने पे लगते हैं नहीं लगते, ये समय बताएगा। लेकिन चर्चा इसी बात की है कि बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है और इस दांव का असर हमें लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। कितनी सफलता मिलेगी, असफलता मिलेगी, उस पर भी हम चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल आज का समय हो गया है, इसलिए आज चर्चा यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ तौकीर रजा जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। नागेंद्र वर्मा जी ने समय दिया, उनका बहुत धन्यवाद। और श्री कुमार मेनन जी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए ये आज की चर्चा हम यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।